हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीरियल का तो एग्जामिनेशन चल ही रहा है, आईबीएससीआईओ का भी एग्जामिनेशन चल रहा है। आई होप आप सभी लोगों का अच्छा हुआ होगा। और अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आ गई, 47 शिफ्ट में पेपर कराया गया। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटिव थे, मतलब सेम ही टाइप के क्वेश्चन 10, 15, 20, मतलब ये मान के चलो हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा था सेम टाइप का। राइट, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, टॉपिक वाइज अपने फाइल्स भी बना दी हैं, आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। और आरबी की वेबसाइट पे आप टेस्ट फॉर्म में भी सारे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। फुल लेंथ देना फुल लेंथ दे सकते हो, सेक्शनल देना सेक्शनल दे सकते हो। 57 की 57 शीट्स का, ठीक है। बाकी जो भी ठीक ठाक क्वेश्चंस जिसमें बच्चे फंसे थे, जो नहीं कर पाते एग्जाम सेंटर पे अटेम्प्ट, उन्हें कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं वो तरीका सीख जाओगे ना इसी वीडियो में। तो आपको सारे क्वेश्चंस मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो करक्स है, ठीक है, लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन थे मैथ्स का, ये 20 क्वेश्चन कर लोगे आपको करक्स मिल जाएगा, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है। जो बिगिनर लेवल पे है तो उन्हें तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे हर टाइप का। इनमें भी 20 में से भी 10 ही यूनिक टाइप, 10 ही टाइप दिखेंगे आपको, उसके एक हर टाइप के 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और इनमें जिन्होंने डिटेल में पढ़ रखा है मुझसे, उनके लिए भी ये है कि भाई आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नया है, वो सारी चीजें हमने पहले करा रखी हैं और ये आज नहीं। वही एसएससी के टीसीएस करने करवाया, रेलवे का टीसीएस के रिपीटेटिव टाइप्स हैं जो कई बार एसएससी में पूछे जा चुके हैं, कई बार पहले भी रेलवे में पूछे जा चुके हैं। बट फिर भी आप देखिए एक बार पूरी क्लास को, जिससे कि आपको ये फील ना हो कि मेरा कुछ छूट गया, ठीक है। और एसएससी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे एसएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है, इसमें एडवाइजरी जारी की है एसएससी ने अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऐसी एडवाइजरी एसएससी ने 10 तारीख को भी दी थी, जिसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हैं, जिससे कि अगर कोई रिमोट लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो एसएससी उसे डिटेक्ट कर लेगा उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज करते हुए। तो एसएससी ने फिर से वही चीज कही है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, ना करें, क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती हैं, ठीक है। और एसएससी ने इस नोटिस में ये माना भी है कि ऐसा हो रहा है, कि ये नोटिस किया जा रहा है कि रिमोट टेक ओवर सिस्टम हैकिंग अटेम्प्ट्स बनाए जा रहे हैं। देखो अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, एसएससी अपने एंड पे चीजें कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि उनका कहना यह है कि एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे उस कैंडिडेट को जो इस तरह के अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो कि एक वैलिड रीजन भी है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद अगर सेम डे पे ही एसएससी एक्शन ले लेता है तो इट इज कंसिडर्ड गुड। कि मतलब आज किसी ने हैकिंग अटेम्प्ट किया, मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में उसने पेपर दिया, सेंटर के बाहर आपको जैसे आइडिया लग रहा है कि भाई इस पेपर में ये वाली शिफ्ट में पेपर खत्म हुआ है और यहाँ पे ये चीजें हुई है, तो आप अपनी प्रोसीडिंग्स तभी स्टार्ट करो ना। उससे वेट करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है कि आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कुछ प्रोसीडिंग्स लेंगे। अभी सिलेक्शन पोस्ट में भी काफी लोग इस तरह की चीजें रिपोर्ट कर रहे थे, स्टेनो में भी रिपोर्ट कर रहे थे। एसएससी ने अब तक उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, जिन्होंने ऐसे रिमोट लॉगिन करने की कोशिश करी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एसएससी कब एक्शन लेगा उनके बारे में, सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की अभी तक नहीं आई है। पेपर आपका 1 अगस्त को खत्म हो गया था, ठीक है, या 2 अगस्त को लास्ट हुआ था, 1.5 महीना हो गया। अगर री एग्जाम की बात करें वो भी 29 को हो गया था। तो एसएससी आंसर की क्यों नहीं रिलीज कर रहा है सिलेक्शन पोस्ट की, ठीक है। तो एसएससी को वो भी रिलीज करनी चाहिए जल्द से जल्द। और साथ के साथ इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो एसएससी अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा इन लोगों के खिलाफ, तो किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। और एस्पिरेंट्स के अंदर भी एक भरोसा जगेगा कि यार अगर हमें लगता भी है कि हमारे सेंटर पे इस तरह के रिमोट लॉगिन वाले इश्यूज आ रहे हैं, तो एसएससी एक्शन ले रहा है। उसे ये नहीं लगेगा कि सारी की सारी सीट चली गई या कितनी सीट पे इस तरह की माल प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। टीचर्स को भी बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है कि माल प्रैक्टिस हो रही है, इस सेंटर पे ये हुआ वो हुआ। अगर एसएससी खुद से एक्शन ले ले और उन लोगों को डिटेक्ट करके पकड़ ले, तो हमारा भी भरोसा बन जाए, बच्चों का भी भरोसा बन जाए। तो इन चीजों में डिले नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह के काम कर रहा है तो एसएससी को उनके ऊपर एक्शन साथ के साथ लेना चाहिए। रिमोट लॉगिन, पेपर लीक, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नोटिस डाल के, बार बार नोटिस डाल के डराने से अच्छा है एस्पिरेंट्स को चीजें जिसने देखना था पहले भी देख चुका है। आप सभी लोगों को, एसएससी को इनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज ये हो गई यहाँ पे कि आज फिर एक शिफ्ट में पेपर कैंसिल हो गया। एसएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी करी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 227 वेन्यूज पे हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा है और 129 सिटी में एग्जाम कराया जा रहा है। हालांकि एसएससी ने जो पहले नोटिस डाला था उसमें एग्जाम सेंटर एसएससी ने 260 बताए थे। अब हो सकता है कि उनमें से ये जो मिसिंग सेंटर्स है हमारे पास, 360 में से 227 घटा दूं तो मेरे पास बचे यहाँ पे 33 सेंटर्स
इन 33 सेंटर्स पे हो सकता है तीनों शिफ्ट में पेपर ना हो, लैंग्वेज की बेसिस पे यही जा सकता है, बाकी इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए नोटिस में, एसएससी को क्लियरली यहाँ पे बताना चाहिए। दूसरी चीज एसएससी ने कहा है कि ये जब नोटिस आया तो 15 सितंबर थी, 12, 13, 14, 15, 4 दिन, एक दिन में 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर, मतलब 12 सेट हो चुके हैं पेपर के। 3 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराया गया है, तो 3 लाख को 12 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 25,000 इतने बच्चों को एक दिन में पेपर कराना है। एसएससी ने काफी जगहों पे लैपटॉप पे पेपर करा रहे हैं, वहां के बच्चे भी इशू बता रहे हैं कि स्क्रीन छोटी लग रही है, उन्हें दिक्कत आ रही है करने में। इसके अलावा आज एक बच्चे ने भेजा कि टैबलेट पे कराया गया उनका पेपर। अब मैं आई एम नॉट श्योर कि ये सच है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सच है, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हो जाएगा, बट किसी का हुआ हो ऐसा कि टैबलेट पे करा दिया हो उसका पेपर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि लैपटॉप पे हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट ऐसा हुआ होगा। तो अगर किसी को भी लगता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। कई बार बच्चे मजाक मजाक में भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देते हैं और ऐसे माहौल में फिर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि अगर 25,000 बच्चों का एक दिन में एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें भी एसएससी का कहना है कि 3 लाख में से 7,705 कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं जिनके रिशेड्यूल ऑलरेडी करा दिया गया है एग्जामिनेशन ऑल्टरनेट डेट्स पे। इसमें 25 शिफ्ट में इनका कहना है कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी एक सेंटर था जिसके अंदर सारी की सारी शिफ्ट पेपर कैंसिल हुआ है, 15 के बाद सारी शिफ्ट। अभी ये टेलीग्राम पे देखना पड़ेगा क्योंकि सारी स्लाइड्स लगाई नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे हैं तो एक ब्लू एरो आता है जिसमें आपकी क्वेश्चन पैलेट मिनिमाइज हो जाती है, तो वो यूज करें जिससे कि स्क्रीन आपको सभी कंप्लीट दिखे। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें जो 25th नंबर का क्वेश्चन है उसमें फिर 7 नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो 25th नंबर का आपको डायरेक्टली बस आंसर टिक कर देना है अपना, और फिर आप प्रीवियस पे भी जाओगे, किसी को और क्वेश्चन पे मूव करोगे तो आप देखोगे वो ग्रीन हो चुका होगा। ग्रीन हो गया तो मतलब इसका आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा ना सेंटर, इन्फो स्पार्क मुंबई सेंटर में 15 से लेके 26 तक सारी शिफ्ट्स के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, मतलब ये एग्जाम सेंटर ही कैंसिल कर दिया है, और इसके पीछे कोई ना कोई मेजर रीजन जरूर रहा होगा। एसएससी ने हालांकि वो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी अभी 25,000 लोगों को होना है। अब मेरे दिमाग में जो डर है वो ये है कि भाई एसएससी में अभी तक 14,000 कुछ वैकेंसीज है, 15,000 मान लेते हैं। एसएससी लगभग हर साल 10 गुना कैंडिडेट तो लेता ही है उन्होंने एवरेज, तो 1.5 लाख एस्पिरेंट्स, और इनका नोटिस भी आया था कि जिसके अंदर कह रहे थे कि टियर 2 को एक सिंगल डे में कराने की कोशिश है, तो कैपेसिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे 6 टाइम, और 6 गुना अगर आपको कैपेसिटी करनी है तो पहले तो 25,000 का सही से हो, और उसके बाद 6 गुना कैपेसिटी देखते हैं कैसे होगा। और साथ के साथ ये भी है कि उसके अंदर टाइपिंग भी होती है, तो सही कीबोर्ड माउस होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हल्की सी भी गड़बड़ हुई, टियर 2 फेट डिसाइड करता है कि फाइनली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दैट विल बी अ कंप्लीट केस। तो इसे थोड़ा सा और एसएससी को बेटर करने की जरूरत है कि अभी भी जो सेंटर्स पे दिक्कत हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और 6 गुना कैपेसिटी आपको लिमिटेड टाइम में, क्योंकि टियर 2 हो सकता है 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, तो आपको करना ही काम तो अच्छे से करिए। अच्छा, एक जो मुझे रिस्क लग रहा है, एसएससी ऐसा ना कर दे कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिनको एग्जामिनेशन देना है ये कम कर दे, तो ये अपने आप में एक बहुत गलत हो जाएगा अगर ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट 10 गुना बिना लिए गए वैकेंसी के, ठीक है। तो फिर आप लोगों के साथ खेल हो जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोग फिर बोलते हैं बाद में कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको अभी से सूचित कर देता हूं कि ये सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आई एम अफ्रेड अबाउट दिस। पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट पार्टनरशिप चैप्टर का है, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये पूरे एग्जाम का जो पूछा गया। हालांकि इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। कहता है एम और एन ने एक बिजनेस की शुरुआत करी जिसमें एम ने 31,000 ज्यादा इन्वेस्ट करे एन से, और इन्वेस्टमेंट करी 2 महीने के लिए। एन ने इन्वेस्ट करी 7 मंथ्स के लिए। एम का जो शेयर है 139 ज्यादा है इनके शेयर से, आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 5977। तो आपको बताना है कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की गई एम ने। करा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। अगर हम सोल्व करते हैं इसे, तो मान लो मेरे पास एन ने इन्वेस्ट किया है कितना, एन, तो एम ने कितना किया है, एम ने उससे ज्यादा निवेश किया है 31,000, ये हो गया उनकी इन्वेस्टमेंट। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो एम ने 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो एन ने कितने मंथ्स के लिए करा है, 7 मंथ्स के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट ऑफ एन रेशियो प्रॉफिट ऑफ एम लिख सकता हूं मैं इस चीज को। अच्छा, आगे ये भी क्या रखा है कि भाई प्रॉफिट जो है
m का वो 139 ज्यादा है प्रॉफिट ऑफ n से। तो अगर n का प्रॉफिट ये है तो m का प्रॉफिट n प्लस 139 हो गया, ये भी लिख सकता हूँ। ये प्रॉफिट को मैंने n से माना और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल N से। तो मेरे पास एक इक्वेशन दो वेरिएबल बन गई और हमें ये भी दे रखा है टोटल प्रॉफिट है 5977। तो टोटल प्रॉफिट n प्लस में n प्लस 139 और ये वाली वैल्यू 5977। आई होप ये भी चीज क्लियर है। आपको पता है यहां से आपको n का मान मिल जाएगा, वो पुट करोगे यहाँ पे आपको कैपिटल N का मान मिल जाएगा और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि सर कैलकुलेशन को कैसे करें। यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा, इसमें 139 घटा के n का मान आएगा एक, फिर वहां से मैं n प्लस 139 की अलग वैल्यू निकालूंगा और फिर सोल्व करूंगा। तो इट विल टेक टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं, जनरली एक ट्रिक छुपी होती है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को क्या एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए इनका, अगर मेरे को ये वाली मान निकालनी है, या फिर प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 139 का है। अब हमारे पास इन दोनों का समेशन हमें गिवन है। आप ये देखिए, क्या पता जो डिफरेंस है उससे क्या इनका सम कट रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि 139 फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 रेशियो बन जाएगा। फिर टोटल हम देख लेंगे यहाँ पे कि n का ये रेशियो कुछ आएगा, फिर ऊपर, और हमारे पास वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी। मैं अभी करूंगा तो समझ आ जाएगा। मैं 139 से 5977 को काट के देखता हूं कि क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, अब 139 डायरेक्टली आपको किसी से कटता हुआ दिखेगा नहीं, प्राइम नंबर दिख रहा है और चांसेस हैं इसे पूरा काट लेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा मेरे पास, 4 टाइम काटेंगे तो ये 525 56, फिर मेरे पास बचेगा ये 4 556 417, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। तो मेरे को ये दिख रहा है पूरा का पूरा 43 टाइम्स जा रहा है। अच्छा, अगर ये मेरे पास 1 रेशियो है, इसे मैं मान लेता हूं k रेशियो, और ये भी क्या हो जाएगा, k रेशियो, तो ये 2k प्लस 1 इसके बराबर हो गया मेरे पास। और आप कहेंगे सर k का मान कितना आ गया, 43 माइनस 142 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21 रेशियो। तो अब मैं यहाँ पे इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं ये वाली वैल्यू, मेरे पास क्या वैल्यू आई 21, और ये आ जाएगा 21 प्लस 1 दैट इज 22। अब क्या कैलकुलेशन मुश्किल है क्या इसके अंदर, बता दो मुझे जल्दी से। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी दिख गई और अगर आप श्योर होते कि भाई ये क्योंकि प्राइम नंबर है और इसे काटेगा ही काटेगा, अगर आपके अंदर ये श्योरिटी आ जाती तो उस केस में तो फिर कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं आती। आप कहते सर ये 597 है, ये 140 के अराउंड है, तो पहला तो वैल्यू 4 टाइम्स जाएगा और फिर यूनिट डिजिट 7 लाने के लिए 9 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। हालांकि जरूरी नहीं है ये कटे हर बार, लेकिन इस तरीके से हम आसान बना सकते हैं अगर हमें लगता है कि कट ही जाएगा। अब सोल्व करके देख लो। अब तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं रह गया। यहाँ पे आएगा 22n इंटू 21 42n, यहाँ पे आएगा मेरे पास 7 इंटू में 22 154, तो n कॉमन ले लिया तो मेरे पास 154 माइनस कितना आया था 42, और ये किसके बराबर 21 इंटू 31,000 इंटू 2, तो 21 इंटू में 2 इसके बराबर, और तो कुछ नहीं आएगा बस। अब कैलकुलेशन कर लो, इसे सोल्व करेंगे तो 112, तो ये यहां से हटा के 112, अब किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा पहले, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3। 16 को इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 8। अब देखो, या तो आप 8 को आपको पता 1000 कट जाएगा तो 125 आएगा, है ना, और 125 अगर मैं यहाँ पे 8 से काट दूं ऑप्शन की मदद से, देखो यूनिट डिजिट डिफरेंट है ना, तो हमारा काम बन गया। क्यों, क्योंकि मेरे को ये n मिला है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मैं काटूंगा तो n का मान मेरे पास आएगा 3 इंटू 31 इंटू में 1000 को 8 से काटता हूं तो 125, और इसमें मेरे को ऐड करना है m का मान निकालने के लिए 31,000। तो भाई यूनिट डिजिट देखो ओड है 1 और 5 और यहाँ पे 0 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। क्या मेथड समझ में आ गया, ये बेसिक से बताया, हो सकता है आपको लग रहा हो टाइम लग गया। अगला सवाल एक और करेंगे, इसलिए मैंने हर टाइप का एक दो सवाल डाले हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। पहले खुद से ट्राई करिएगा फिर मेरे साथ करिएगा। देखो एम और एन ने बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें एम की इन्वेस्टमेंट जो है वो 38,000 ज्यादा है एन से,
तो मैं मान लेता हूं n कितनी है, तो m की इतनी हो गई 38,000। ये हो गया इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। m ने इन्वेस्ट करा कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। n ने इन्वेस्ट करा 3 महीने के लिए। जो m का शेयर है प्रॉफिट में वो 461 ज्यादा है n के शेयर से, तो n का शेयर n है तो ये n प्लस 461 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 6915। मैंने क्या बताया, टोटल प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है 6915 है, इसे 461 से डिवाइड कर दो। अब ये डायरेक्टली कटेगा क्या, पहले तो 1 टाइम्स जाएगा 461, फिर मेरे पास बचा यहाँ पे 305, फिर 305 यस 6915 है, सॉरी गलत हो गया। तो पहले तो 1 टाइम गया हमारे पास, फिर ये बचा हमारे पास 2305, और ये कितने टाइम्स जाएगा, इससे 5 टाइम्स जा रहा है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 15। अगर ये वाली वैल्यू 15 आ रही है तो ये 1 रेशियो है, अगर मैंने माना, क्योंकि काट के देखा तो 1 रेशियो है। टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 15 रेशियो इन दोनों का कंबाइन, तो 2n प्लस 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर। तो n का मान आ गया 7 रेशियो। अगर n का मान 7 रेशियो है तो 7 प्लस 1 ये हो गया 8 रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा 7। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां से सोल्व कर लो। 2 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 3 जा 12 और 7 बचा 5m, और ये किसके बराबर हो गया, ये 38,000 है एज इट इज, और इनटू में मेरे पास 7 है। 5 से काट लूंगा तो यहाँ पे आप एक 0 हटा के 2 लगा सकते हैं, और अगर ये n का मान है, m का मान निकालने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें से m ही पूछा है, तो ये 38,000 जोड़ना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा आपके पास, बताओ जल्दी से। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, देखो 2 तो 0 ही है, उसके बाद की डिजिट सब जगह अलग है, तो 2 0 यहाँ पे है, और ये 2 0 आ गई। इसके बाद यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 8 चौक 32, 2, और यहाँ पे है 0, तो लास्ट में आएगा 200। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को करने में टाइम नहीं लगेगा, और ये सबसे मुश्किल सवाल था। सवालों मतलब 2 सबसे मुश्किल सवाल पार्टनरशिप के मैंने करा दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, एक ओपन मेटेलिक बॉक्स दे रखा है, जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 60, 40 और 23। थिकनेस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मेटल यूज हुआ है बॉक्स को बनाने में। 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा है 0.5 ग्राम्स, तो हमें बताना है वेट क्या होगा बॉक्स का। अच्छा देखो, अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसा, मेरे पास एक बॉक्स है, सपोज करो इसका टॉप पोर्शन ही है मेरे पास, ये टॉप पोर्शन ऊपर से खाली है, ओपन बॉक्स है ना। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है 60, 40 और 23। ये हो गया 60, ये हो गया 40, और हम कह सकते हैं ये हाइट लास्ट में मानी जाती है, ये हो गया मेरे पास 23। अब जब मैं इसे किसी वुड का बना रहा हूं, तो वुड कहां लगेगी, बाउंड्री पे लगेगी। तो अगर मैं बात करूं इसके टोटल वॉल्यूम में से, जो वुडन बाहर की जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से अगर मैं इनर वॉल्यूम को घटा दूं तो मेरे को वुड वाला कंटेंट मिल जाएगा। आउटर वॉल्यूम तो जो हमें इसकी डायमेंशन दे रखी है वही रहेंगी। आप कहेंगे सर वॉल्यूम हो जाएगी 60 इंटू में 40 इंटू में 23, ये हो गई आउटर वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं इसकी इनर वॉल्यूम की बात करूंगा तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी, आप कहेंगे सर इनर वॉल्यूम का जब मैं देख रहा हूं तो इधर मेरे पास 3 सेंटीमीटर विड्थ है, वो चली गई, इधर भी 3 सेंटीमीटर चली गई, तो लेंथ मेरी टोटल कितनी है 60 थी, 3 इधर गई 3 इधर गई, तो 60 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितनी रह जाएगी 54 रह जाएगी। ऐसी अगर मैं विड्थ की बात करता हूं चौड़ाई की, तो 3 यहां पे गया और 3 मेरा यहां पे जाएगा, तो 6 यहां पे कम हो जाएगा, तो 40 में से 6 घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी 34। और हाइट की बात करेंगे, ऊपर से ओपन है तो बस जो 3 जाएगा वो मेरा यहां से जाएगा नीचे से, तो ये वाली वैल्यू कितनी 23 थी, -3 कर देंगे तो ये आएगा 20। लिख देता हूं 23, यहां पे बस एक बार 3 माइनस होगा, जबकि यहां पे मेरे पास 40 माइनस 2 इंटू 3, यहां पे 2 बार माइनस होगा और यहां पे भी 2 बार माइनस होगा। ठीक, तो ये आ गई वॉल्यूम।
और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी थी तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये आउटर वॉल्यूम, ये इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये मेरे पास वॉल्यूम आ गई वुडन पार्ट की। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 ग्राम मतलब 1/2 ग्राम के बराबर है, तो ये कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई। हमसे पूछा है केजी में, तो भाई 1000 से और डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू हमारे पास बनेगी। आप देखेंगे एक जीरो तो मेरी वैसे ही कट गई, ये जीरो यहां से गई, यहां से गई और यहां से गई, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस दे रखा है तो ये 2 जीरो बची रह जाएंगी। इस 2 से काटूंगा तो भाई 2 से क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे ये 2 एलिमिनेट हो गया, चलो यहाँ पे ये 4 की जगह 2 आ गया, ठीक। तो मेरे पास नीचे तो 100 है, अब ऊपर का ध्यान से देखते हैं। 60 इंटू 2 इंटू में 23 है और यहाँ पे मेरे पास 54 इंटू में 34 है। आप ये बताओ, यूनिट डिजिट 3 डिफरेंट काइंड्स के, यूनिट डिजिट से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे तो मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा 4 4 जा 16। 0 में से 6 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 मिलेगा। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट डिजिट 4 आ रही है। 100 की वजह से पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी, 4 ऑप्शन में 2 वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्या मेरे को कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी यहाँ पे, नहीं, बस कंसेप्ट सीख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कहीं कैलकुलेशन नहीं कर रहे। कैलकुलेशन कराना चाहता है एग्जामिनर तो ऐसे सवालों में। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि भाई इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इसे डिवाइड कर सकती है। अब ये चारों के चारों प्राइम नंबर भी दे रखे हैं हमें और इनका टेबल भी आपको इजीली याद नहीं होगा, तो आपको ये मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं आ रही, ना ही हम पढ़ाते हैं इसके लिए। हो सकता है कोई ट्रिक हो भी जिसके बारे में मुझे भी इंफॉर्मेशन ना हो, इट इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई ट्रिक नहीं, आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा और आपके ऊपर है आप कहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं, कौन सी वैल्यू से। मान लो आपने एक वैल्यू से स्टार्ट किया, किस्मत के ऊपर है, इससे स्टार्ट किया कट गया, अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया। इससे नहीं कटा तो आप इससे ट्राई करोगे, इससे आ गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप इससे ट्राई करोगे। 3 आपको चेक करने पड़ेंगे क्योंकि चौथा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डिवीजन मुश्किल है तो आपके दिमाग में ये भी रहेगा, हो सकता है मैंने चेक करने में गड़बड़ी कर दी हो, तो अगर चौथा आपका आंसर हुआ तो आपको चौथे से भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा, क्योंकि डिवाइड करना है, कैलकुलेटर की जरूरत होनी चाहिए ऐसे सवालों में। एसएससी क्यों, मतलब रेलवे ने क्यों दिया पता नहीं। अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो मेरे को लगा वो एग्जामिनेशन में गलत दे रखा है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में कहता है एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 10, 8 और 6। 10 ये मान लो, ये 8 मान लो और हाइट मान लेते हैं 6। हमें लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट करना है किसी एक कॉर्नर से क्यूबॉइड के, तो हमें बताना है रिमेनिंग का पोर्शन क्या होगा। अच्छा अब ध्यान से समझना इस चीज को, लार्जेस्ट पॉसिबल क्या होगा। आप कहेंगे सर क्यूब तभी कट पाएगा जो तीनों डायमेंशन दे रखी हैं उनमें जो लीस्ट वाली होती है ये है 6, तो जो मैं क्यूब कट कर सकता हूं मैक्सिमम साइज का वो होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। क्यों कर सकता हूं भाई, अगर आप 8 का काटने स्टार्ट करोगे तो हाइट तो आपकी 6 ही है, क्यूब काटोगे तो इतनी मेरे पास हाइट है, मैं इतनी हाइट का क्यूब कैसे काट लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो हमें क्यूब काटना पड़ेगा, एक कॉर्नर से काटना पड़ेगा। अच्छा जब इस कॉर्नर से मैं काटूंगा, इसे बड़े ध्यान से समझना, आप एआई से ट्राई करोगे वो भी गलत आंसर देगा, हो सकता है कुछ टीचर्स ने भी इसका गलत आंसर बता दिया हो, ठीक है। जब मैं इस क्यूब को इस कॉर्नर से काट रहा हूं तो ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये यहां से मैंने काट दिया, आप देखेंगे ये वाला पोर्शन पूरा कट हो गया। अच्छा यहां से जो एरिया गया मेरा वो तो मेरे को यहां से मिल जाएगा, है ना। जो एरिया मेरा ये वाला गया ये कहीं से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से भी चला गया ये वाला पोर्शन और जो इसके इक्विवेलेंट नीचे वाला पोर्शन है ये भी चला गया, तो ये वाला एरिया मेरा कम हो गया। जो इस फेस का एरिया है जो ये कटेगा, क्योंकि यहाँ पे विड्थ मेरी 8 है और यहाँ पे हम काट रहे हैं 6, ये पूरा 8 था, तो जो यहाँ का फ्रंट फेशियल एरिया था वो तो मेरे को इस दीवार पे मिल जाएगा, तो उस एरिया का कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो इस साइड से जो एरिया घटा उसका कोई नुकसान नहीं, इस साइड से जो एरिया घटा उसका कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा, ठीक है। फ्रंट वाले एरिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो पीछे मिल गया मेरे को। यहाँ पे नुकसान कहाँ का हुआ मेरा, टॉप का और बॉटम का। टॉप और बॉटम का एरिया क्या होगा, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 का क्यूब काट रहा हूं तो मेरे पास 6 इंटू 6 टॉप का एरिया और इंटू में 2 कर दूंगा तो बॉटम और टॉप दोनों मिल गया, मतलब 72 का मेरे को नुकसान होगा जो पहले एरिया था उसका। अब पुराना एरिया तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं एक क्यूबॉइड का, ये होता है 2 LB प्लस L B प्लस H, या सॉरी
प्लस एच एल प्लस वी, ये जनरली मैं यूज करता हूं, मेरे को कैलकुलेशन इसमें आसान लगती है इंस्टेड ऑफ 3 पेयर्स। तो मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास पहला हो गया 2 एल बी 80 प्लस एच, ये आ गया 6 और यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 18 6 108 188 376। 376 में से 72 को घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 304। ये आंसर आना चाहिए, ये रेलवे ने ये दे रखा है जो कि है गलत। 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ऐसा थोड़ी है ऊपर से हटा तो नीचे मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना, जब हम इस तरीके के सवाल करते हैं कि मेरे पास एक बड़ा कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसमें से एक पोर्शन निकाला जो कि किसी भी लेंथ के बराबर नहीं है, किसी भी पोर्शन के हमारे इक्विवेलेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये क्यूब हटा दिया, अब इसकी वजह से मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना हुआ। इस केस में आता है नो चेंज, क्योंकि जब मैं सामने से जो यहाँ पे फेस होता फ्रंटल, वो तो मेरा यहाँ पे आ गया, जो यहां से कटा वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस एरिया मिल गया, जो ऊपर से हटा वो यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमारे वाले केस में क्या हो रहा है भाई, हम जब हटा रहे हैं ना क्यूब, तो मैं पूरी हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग हटा रहा हूं उसे, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, कट हो गया। अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन ही मेरा कट हो गया तो जो ऊपर से एरिया हटा वो नीचे नहीं मिल पाया ना मेरे को, नीचे से भी गायब हो गया वो एरिया, ऊपर से भी गायब हो गया, इस दीवार का और इस दीवार का मिल गया। तो जो मेरा एरिया का नुकसान हुआ वो हो गया 6 क्रॉस 6 नीचे और 6 क्रॉस 6 ऊपर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बनाने वाले ने भी गलती करी और ध्यान से पढ़ना, और क्योंकि काफी लोग पढ़ाते टाइम भी गड़बड़ कर देते हैं, जल्दबाजी में छूट जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 472 और 486 की रेंज में है, तो कितने होंगे ऐसे नंबर? अच्छा, अब इसके लिए भी तरीका है, ठीक है, ध्यान से समझना, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को सीख जाएंगे, वरना कंफ्यूज रहेंगे आप, क्योंकि चारों ऑप्शन है, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 5 भी है, राइट। इट कैन बी कंफ्यूजिंग और आप ऑप्शन में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हम कहते हैं कोई भी मेरा नंबर प्राइम होगा अगर वो 6x प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो। ये कंपलसरी नहीं है कि प्राइम होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई नंबर इस फॉर्म में नहीं है तो वो कभी भी प्राइम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई 6x क्या होता है भाई, ये होता है 2 into 3। तो अगर ये 6x की इसके अलावा अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो अंदर मेरा 2 या 3 से किसी ना किसी से कट ही जाता है। अगर 6x प्लस 1 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में मेरा कोई प्राइम नंबर नहीं है तो वो या तो 2 से कट जाएगा या फिर 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो वो प्राइम हो नहीं पाएगा। तो इससे बस मैं 6x प्लस माइनस 1 से ये निकाल लेता हूं कि वो नंबर मिल जाएंगे जो ना 2 से कटेंगे ना 3 से कटेंगे। तो हमारे पास अब देखो इस इनके रेंज में, इनके आसपास देख लो कि कौन सी वैल्यू भाई 6 से कटेगी। आपको पता है यार 480 48 6 के टेबल में आता है, तो 480 क्या होता है, ये डिविजिबल बाय होता है 6 से, तो इसमें प्लस माइनस 1 कर लो आप, तो मेरे पास यहाँ पे 479 मिल जाएगा, 481 मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर प्लस 6 करूंगा, मतलब अगला 6 का मल्टीपल देखा तो वो आया 486। अब इसमें प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा 486, प्लस 1 तो इससे ज्यादा चला जाएगा, बिटवीन पूछा है तो 486 इंक्लूड नहीं करना, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 485। अच्छा, और पीछे आ जाऊंगा अगर मैं इससे माइनस 6 कर दूं तब भी 6 का मल्टीपल रहेगा मेरे पास 474। अब इसमें प्लस माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आएगा 475 प्लस 1 में, और माइनस 1 में आएगा यहाँ पे 473। मेरे पास मिले ये 5 नंबर, इनमें से प्राइम होंगे तो इनमें से ही होंगे, वरना और कोई प्राइम नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में ही हमने निकाल लिया, क्योंकि और पीछे जाएंगे तो इससे छोटा हो जाएगा, ज्यादा जाएंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा। अब 5 का यूनिट डिजिट 5 हो तो वो वैल्यू 5 से कट जाती है, तो ये दोनों हट गए। तो या तो ये आंसर, ये 1 2 3 वैल्यू हो सकती है मैक्स टू मैक्स, तो 5 और 6 तो नहीं होंगी, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अभी भी हमें कंफ्यूजन है भाई, पूरा निकालना पड़ेगा भाई कौन सा प्राइम नहीं मिल जाए, कितने तक मेरे को मैक्सिमम ट्राई करना पड़ेगा। ये देखो, आप कहेंगे सर ये मेरे पास जो नंबर है किसकी रेंज में जा रहे हैं, 473 480, इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 484। ये होता है मेरे पास 22 का स्क्वायर। तो अगर मेरे को 484 पहुंचना है तो मेरा या तो दोनों नंबर 22 हो, या फिर मैं कहूंगा एक नंबर 22 से बड़ा हो, एक नंबर 22 से छोटा हो, तब जाके मैं इसके आसपास की लाइन को क्रॉस कर पाऊंगा, है ना, तभी मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा। 2 नंबर के प्रोडक्ट से ही तो हम, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है
ठीक है, कंपोजिट नंबर है तो किसी ना किसी दो नंबर के प्रोडक्ट तो होएगा ना वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को। तो एक नंबर मेरा यहाँ पे 22 से बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, तो मेरे को तो 22 से छोटे वाले नंबर देखने हैं ना, इससे छोटे वाले कितने नंबर पॉसिबल हैं, उन्हीं से किसी से कट गया तो कट गया वरना प्राइम होगा, है ना। अब 22 से छोटे भी कौन से चेक करने हैं। अब जब मैं 6x प्लस माइनस 1 का रूल लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज मिलेगी वो ना 2 से कटेंगी ना 3 से कटेंगी, बस ये मतलब होता है। तो इसमें 2 के फैक्टर जितने हो गए वो सारे हटा दो, उनसे ये कटने नहीं है। 3 के फैक्टर जो हो गए उनसे ये कटने नहीं है, तो बचे कौन से भाई, प्राइम नंबर 5 वाला हमने लास्ट डिजिट से देख ही लिया तो 5 वाला इग्नोर हो गया, बचा 7 9 3 का फैक्टर है कट जाएगा, 11 13 15 5 का फैक्टर है कट जाएगा, उसके बाद 17 19 21 किसका फैक्टर है 3 का फैक्टर है, अगेन वो नहीं आएगा। तो मेरे को बस चेक करना है इन चारों वैल्यूज से, इन 4 है 5 है, 5 वैल्यूज से आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर कट रहा है तो प्राइम है वरना नहीं है। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया। अब 7 से काट के देख लो एक एक करके, 3 वैल्यूज बच रही है मेरे पास, चेक करके देखते हैं। ठीक है, 7 को बेसिक से करोगे 7 6 42 फिर 53 नहीं कटेगा, ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, 7 से कोई भी नहीं कट रहा तो चलो इसे पास कर दिया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, तो सम ऑफ डिजिट ऑल्टरनेट प्लेसेस पे 4 होती हैं, 7 माइनस 7 ये तो 11 से कट गया तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब इस पे चेक करो 13 माइनस 7 कट नहीं कटेगा, 5 माइनस 8 नहीं कटेगा, तो 11 से भी हमने वेरीफाई कर लिया। 13 से चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों में 2 का ही गैप है ना, तो 13 से आप डायरेक्टली दोनों को एक साथ ही चेक कर सकते हो। जैसे 13 मैंने कहा 3 जा कितना बना 39, तो यहाँ पे बचा 89। अब 89 तो भाई 13 से नहीं कटेगा, लेकिन ये इससे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 89 प्लस 2 जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तभी चेक कर लो, तो 91 तो 13 से कटता है, तो ये वाली वैल्यू भाई 13 से कट जाएगी, तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी प्राइम नहीं हुआ, तो क्या आंसर बचेगा 497। अब एक तो मिनिमम आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, बस ऑप्शन नंबर ए 1, एक ही प्राइम नंबर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला सवाल मेरे पास, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बता दो कितने होंगे 468 और 476 के बीच में। फटाफट से आप जल्दी करेंगे। पहले मैंने कहा 6x से देखेंगे प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा, इनके आसपास 6 का मल्टीपल डायरेक्टली आप ऐसा करना चाहो तो लोअर लिमिट से भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो 468 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी जो भी आए, मेरे पास जाएगा 7 जा, फिर 48 बचेगा, तो ये आएगा 8 जा, तो 78 टाइम 468 ही डायरेक्टली मेरा 6 से कट रहा है, तो मेरा नंबर प्लस माइनस 1, तो पहला 469 हो सकता है। अब एक नंबर आपको मिल गया, पहला नंबर आपको मिल गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो 6x प्लस माइनस 1 कर रहा हूं, तो बेसिकली क्या होता है, एक तो 6x माइनस 1 होता है और एक 6x प्लस 1 होता है। अब अगले में जब मैं लेवल पे जाऊंगा तो मेरे को इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको 2 बढ़ाना है, फिर 4 बढ़ाना है, फिर 2 बढ़ाना है, ये आपको लूप फॉलो करते रहना होता है 6x प्लस माइनस 1 के सारे नंबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस वाला नहीं लिया मैंने, 648 कर रहा था, तो प्लस वाला लिया 649, इसमें 4 बढ़ा दोगे तो 473 हो गया। ठीक है, बोलने में कई बार मैं गलत बोल देता हूँ, सही सुन लेना, मतलब सही से समझ लेना। तो फिर 475 हो गया, फिर अब इसमें 4 बढ़ाना है तो 479 जाएगा, वो तो रेंज से बाहर हो गया, तो यहां तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 नंबर बचे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। 575 ये तो 5 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या 0 1 2, अब भी तीनों बचे। अब इन दोनों को चेक करना है, अगेन मैंने देखा इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर 222 का स्क्वायर है 484, तो मैक्सिमम कहां तक जाना है 21 तक मेरे को लास्ट ट्राई करना है। 21 तक जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे जिसमें 2 और 3 के फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन कौन से बचे, 5 को आपको दिख ही जाता है, तो बचा आपके पास 7 11 13 17 19, इन सब से ही बस आपको ट्राई करके चेक करना है। ठीक है, अब जैसे 7 से काटूंगा तो 7 6 जा 42 और 49 है तो 7 से ही कट गया, तो ये प्राइम नहीं है। अब बस इसमें चेक करना है, ये 4 ज्यादा है, रिमाइंडर 7 होता, 7 ज्यादा होता तो 7 से कटता, तो 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करेंगे, 4 और 3 7 और 7, ये तो भाई 11 से कट गया, तो भाई एक भी नहीं है, 0 इज द राइट आंसर।
क्लियर है या नहीं है? इन दोनों के बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या आता है, हमारे पास एक आर्टिकल को हमने बेचा 54% प्रॉफिट पे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 75 से इंक्रीज हो गया, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया 66 से, अगर तो प्रॉफिट होता है 40.8% का। तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस क्या हो। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस ऐसा कुछ दे रखा हो तो हम सेलिंग प्राइस को इक्वेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहो। मान लो मैंने एक्स मान लिया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ 54% का, तो 154 एक्स के 154% पे बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट प्राइस को हमने बढ़ा दिया कितना, 75 से, और सेलिंग प्राइस को हमने रिड्यूस कर दिया 66 से। तो अब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा 40.8%। तो ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है। अगर इस पर प्रॉफिट ले लूं 40.8 का, तो सेलिंग प्राइस ही बन जाएगा। तो 40.8% का प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट हो जाएगा, आपके 100 प्लस 40.8 140.8%। ठीक है, परसेंट भी हटाओगे तो 1.408 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर? सोल्व करके हमें बस x का मान निकाल देना, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और ऑप्शन भी बड़े सिंपल से दे रखे हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है लगे आपको, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 3 जाएगा, तो ये हट गया, यहाँ पे 0 लग गई, और यहाँ पे आप 3 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1540x है और यहाँ पे 1408 है, इसमें से इससे घटाऊंगा तो कितना बचा, 132x बचा। अच्छा, और इधर करेंगे तो 75 इंटू में 1408, और यहाँ पे प्लस में 66,000 आ जाएगा। 132 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है ये 132 ना इसे पूरा का पूरा काटेगा ही काटेगा, 132 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, तभी तो हमें डायरेक्टली ऐसी वैल्यूज मिलेंगी। और हमें यह भी पता है कि लास्ट में भाई 2 जीरो भी मिल रही हैं, 2 जीरो भी मिल रही हैं। चलिए, अगर मैं पूरा पूरा इसे इंडिविजुअली काटने की कोशिश करूं 132 से, तो आप देखेंगे 66 तो इंटू 2 होता है ना, तो 132 से काटूंगा तो 1000 को 2 से और काट दो तो यहाँ पे बचेगा 500, और ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसे 132 को इधर भी काटना है, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 3 से कट रहा है पहले, तो ये 25 हो जाएगा, और 3 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 44 हो जाएगी। अब 44 से पूरा का पूरा यही कटना चाहिए, ये तो कटेगा नहीं, तो यहां से 3 जा 132, 88 2 जा 32। अच्छा, 32 इंटू 25 है, तो यहाँ पे तो ये 5 का स्क्वायर है, और ये मेरे पास क्या है, 2 की पावर 5 है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर होता तो 100 बना देता, 5 स्क्वायर में मल्टीप्लाई होके 2 का क्यूब बच जाएगा, मतलब 800। तो 800 इधर से आया और 500 इधर से मिला मेरे को, तो ये वैल्यू आ गई 1300। इस तरीके से किया जा सकता है। बाकी आप और भी कोई तरीका आपको लगता है करने के लिए क्वेश्चन को, तो वो भी अपना सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम वगैरह या कुछ और चीजें ट्राई करनी हो, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम भी अलग है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई डिजिटल सम इन दिस क्वेश्चन। डिजिटल सम से भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम से जिसे कंफ्यूजन है वो देखना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि डिजिटल सम से कैसा बनेगा। जैसे वहां पे मेरे पास ये था x, लेकिन उसमें पहले आपको 3 से काटना पड़ेगा, फिर भी लंबा चौड़ा है छोड़। ऐसे एक और सवाल, एक आर्टिकल को 57% के प्रॉफिट में बेचा गया, कॉस्ट प्राइस अगर 20 बढ़ जाता और सेलिंग प्राइस 18 रिड्यूस हो जाता, तो प्रॉफिट होता 47.5%। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बता दो क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, x हो गया, सेलिंग प्राइस 57 का प्रॉफिट, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.57 से। कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया 20 से, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया 18 से, तो जो प्रॉफिट है वो हो गया हमारा 47.5, मतलब 147.5%। इसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस के बराबर बन जाएगी। 147.5 क्या होता है, 1.475। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 47.5% तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये 19/40 होती है। ठीक है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वही ये चीज देख पाएगा, 19/40, राइट। तो आप यहाँ पे 19/40, 40 में 19 को जोड़ेंगे तो 59/40 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। ठीक है, अब सोल्व करके हमें यहाँ पे x का मान निकालना है कि क्या वैल्यू
आएगी। बेटर वही है कि वही लिख लेते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, क्यों दिमाग ज्यादा लगाना। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू x 1.57 में से ये वाली वैल्यू घटाऊंगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 1.475 इंटू 20, और ये 18 से जाके प्लस का हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे ये हटाया तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे भी ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब डिवाइड बाय 95 कर देंगे, एंड दिस विल बी माय आंसर। सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 14। देखो ये 18,000 तो 95 से डायरेक्टली नहीं कटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 19 का मल्टीपल है, इन दोनों का समेशन ही मेरा 95 से कटेगा। तो या तो आप 5 5 करके पहले काट लो, या बेटर है पूरा कैलकुलेशन कर लो एक बार। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तो जीरो आ गई, ऊपर से यहाँ पे 0 0 1 कैरी फॉरवर्ड 5 2 9, और ये 18,000 में जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 47,500 डिवाइडेड बाय 95। अब यहाँ 95 से दिख रहा है 5 टाइम्स जा रहा है, तो 500 ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे थे, आप अप्रोक्सीमेशन भी ट्राई कर सकते थे कि लग देखो ये मेरा कितना बन रहा है 1550 के आसपास है, दूनी 3000 ये हो गया, 1800 ये हो गया, 48,000 के आसपास 95 से काटेंगे तो कितने टाइम्स जा सकता है 5 टाइम्स जा सकता है, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 500, राइट, नोट 200 300 400 ऐसा कुछ नहीं होगा। अगला सवाल कहता है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल हो गया डीसी के, ए और एफ मिड पॉइंट है डायगोनल्स ए सी और बी डी के। ये डायगोनल जहां पे टकराते हैं मिड पॉइंट पे नहीं टकराते, ध्यान रखिएगा, जहां बड़ी साइड है उसकी साइड पॉइंट लेंगे मिड पॉइंट, तो वहां पे टकराएंगे। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास ई और एफ पे टकरा रहे हैं। कहता है ए बी 45 है, बी सी 96 है, डी सी 53 है और ए डी 37 है, तो आप बता दो यहाँ पे ई एफ का मान क्या होगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन कितनी बार हमने मॉक्स में भी दिया है और एसएससी ने कितनी बार पूछा भी है, 2018 में भी टीसीएस ने एसएससी ने मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन, उसके बाद बार बार रिपीट होता हुआ है। जब भी एक ट्रेपीजियम हो और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करें और उनके मिड पॉइंट को मिला के जो लेंथ बनती है वो किसके बराबर होती है 1/2, जो पैरेलल साइड से उनका डिफरेंस, तो 53 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूं। ई एफ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हाफ इनटू में ए बी माइनस सी डी। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, क्वेश्चन पढ़ो, ए बी पैरेलल है डीसी के, ई और एफ मिड पॉइंट है, ए बी का मान दे रखा है, डीसी का मान दे रखा है, तो आपको बताना है एफ का मान, तो 30 में से 12 घटाया कितना 18 डिवाइडेड बाई 2 9, क्वेश्चन खत्म विदाउट अ पेन। क्या दिक्कत आ रही थी इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी जिसमें बीसी पैरेलल है एडी के, तो चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद कहता है ए सी इक्वल्स टू सी डी, तो ये वाली दूरी मेरी इसके बराबर हो गई। आगे एंगल ए बी सी ये 20, बी ए सी ये वाला 131 है, तो हमें ए सी डी का मान बताना है कितना होगा, ये वाला कोण निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर क्या ट्रेपीजियम में दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो हम कहते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके अंदर जो ये दो एंगल बनते हैं इनका सम क्या होता है 180 होता है। तो मेरे को दिख रहा है ये 20 है, ये 131, तो सम हो गया 151, तो 180 में से घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 29 आ गई। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी दे रखा है भाई ये वाली साइड इसके बराबर इस ट्राइंगल में, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये 29 तो ये भी 29 हो गया, हालांकि दिखेगा नहीं, और ये दोनों 29 तो ये वाला 180 माइनस 2 इंटू 29, तीनों एंगल का सम क्योंकि क्या होगा 180 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 58 घटाया तो 122, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है ए और बी दो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिनकी सारी साइड सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो सभी इंटीरियर एंगल का सम ए के अंदर है 1260। सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अगर हमारे पास n साइड्स हो या n इंटीरियर एंगल्स हो तो आप कहते हैं n-2 इंटू में 180, ये सभी इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, इट इज 1260। डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आपको अगर ऐसे दे रखा हो कि सभी एंगल्स का सम, आपको ऑब्वियसली पता है नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होंगी, फिर निकल जाती है इसे, तो डायरेक्टली इसे 180 से डिवाइड करो तो आपको दिख जाएगा ये कितने टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स, और उसमें 2 जोड़ दो तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी 7 + 2 9। आगे कहता है बी के अंदर कुछ ऐसे है कि हर इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से एक्सीड करता है 90 से, तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर एंगल ये 90 के बराबर। कोई भी पॉलीगन हो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये मेरे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल का मान निकल जाएगा, आप कहेंगे सर ये आएगा 90 2e के बराबर, और एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक कितने का हो गया 45 का। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है रेगुलर पॉलीगन के अंदर 360 डिवाइडेड बाय n, तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, और ये हो गया 45 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। इन दोनों का सम पूछा है तो 8 + 9 दैट इज 17। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है, बिल्कुल सेम विद सेम वैल्यूज। अगला सवाल हमारे पास कितनी बार कराया है, कहता है कि हमारे पास एक आर्टिकल को अगर 4/13 का बेचा जाए उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के, तो मैं कह सकता हूं ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस ओरिजिनल है, और तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आप 4 रेशियो कह सकते हैं। अगर ओल्ड सेलिंग प्राइस 13 था इसका मतलब यही होगा। तो हितेश को क्या होता है, लॉस होता है 22% का। अगर वो इसे 60% पे बेचे एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे तो प्रॉफिट क्या होगा। आप कहेंगे सर जब इतने का बेच रहा है, मैं मान लेता हूं यही वैल्यूज है मेरे पास कि पहले 13 का बेच रहा था अब 4 का बेच रहा है, तो 4 के बेचने पे उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 22% का। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लॉस 22% घटा दूं 100 में से, तो 800 माइनस 22 78%। 78% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 डिवाइडेड बाय 78 और परसेंट हटाने के लिए इनटू में 100, परसेंट क्या होता है 1/100, तो 100 उधर चला जाएगा, यही होगा। तो मैं कह सकता हूं एसपी न्यू को अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस बनाना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 78। अब कहता है कि अगर बेचे 60% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, पहले 13 था इसका 60% पे बेचेंगे, 60% क्या होता है 6/10 कह लो या 3/5 कह लो, आपके ऊपर है। अब हमें बताना है नया प्रॉफिट क्या होगा, तो सोल्व करके यहीं पे आंसर आ जाएगा हमारा। कुछ कट रहा है, कटता हुआ तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, चलिए हाँ बस 2 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 39। आप देखेंगे 13 इंटू 3 और 39, तो नीचे तो 39 का स्क्वायर हो गया और ऊपर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 5 10 और 100,000, तो ये तो बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान हो गया। कॉस्ट प्राइस ना बन गया और सेलिंग प्राइस, 39 का स्क्वायर क्या होता है 1521। अब ये मेरे पास क्या है, अगर 1000 है तो प्रॉफिट कितने का है मेरे पास 521 का, 100 होता तो प्रॉफिट कितने का होता है, एक जीरो हटा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 52.1% का। क्वेश्चन हो गया खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं लगी। अगला सवाल इसी तरीके का, आपके लिए होमवर्क पे खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं भी करा ही रहा हूं। एक आर्टिकल को अगर 4/14 का बेच दें एक्चुअल सेलिंग प्राइस का, तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस न्यू, इस केस में लॉस होता है 30% का। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 54% पे बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस ओल्ड और न्यू दे रखा है, अब हम क्या कर रहे हैं, जब 4 का बेच रहे हैं तो लॉस कितने का हो रहा है 30% का, मतलब 70% है कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बाय 7 और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। नया सेलिंग प्राइस क्या है, इसके 54% पे बेच रहे हैं, तो 54% क्या होगा 54/100, इस वैल्यू पे बेच रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया CP/SP। सॉल्व करके आप देखो कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कटता हुआ कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है। ये 4 से पहले कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 7, 2 से काट दिया और ये आ गया 27, तो मेरे पास ऊपर तो बन जाएगा फिर से 1000 और नीचे क्या बनेगा 7 इंटू 27
और एक 7 ये भी है, तो 7 स्क्वायर इंटू 27। हमें बताना है कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यहाँ पे दे भी रखा है, आपको पता है। देखो अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप करो अच्छे तरीके से। कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही मैं कह रहा हूं भाई यही आंसर होगा। क्यों होगा? ये 100,000 से कंपेयर कर रहा हूं, मेरे को पता है यहाँ पे कुछ वैल्यू बनेगी, उसके ऊपर अगर 100 से कंपेयर करना है तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ जाएगी। फिर जो मेरा प्रॉफिट होगा इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे तो 0 है, तो जो पॉइंट वाला है वो एज इट इज कॉमन होगा यहाँ पे। तो जो ये यूनिट डिजिट होगी वो प्रॉफिट परसेंट में लास्ट में आएगा। 7 7 7 7 का क्यूब 343, लास्ट डिजिट क्या होगी 3। तो यही आंसर होगा या नहीं होगा मेरे भाई? क्लियर? कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी इसमें? नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही सेम पिछले वाले में भी था, हालांकि 13 इंटू 39 इंटू 39 ये पहले से पता था, इसका स्क्वायर याद था तो पूरा लिख दिया। वरना इस केस में भी हम यही करते कि यूनिट डिजिट से कर लेते। 9 इंटू 9 81, 1 बचता, और जब मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 आ जाता, अगर 0 हटाता तो मैं कहता यहाँ पे इसमें से इसे घटाऊंगा तो लास्ट में पॉइंट के बाद 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। अगला सवाल कहता है एक बुक सेलर 4% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पे और एक बुक फ्री दे देता है 15 बुक्स का पैक परचेज करने पे सेम कॉस्ट पे। अगर उसे 35% का गेन होता है तो भाई क्या परसेंटेज पे मार्केट प्राइस को हायर रखा गया है कॉस्ट प्राइस से? तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब एमआरपी पे हम देते हैं डिस्काउंट तो बनता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे लगता है प्रॉफिट तो बनता है सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, मेरे पास कुछ एमआरपी रहा होगा, उस पे हमने 4% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 24/25 का बेचने की बात करी। कहता है उसके बाद हम एक और चीज करते हैं कि एक बुक को फ्री देते हैं 15 बुक के बैक पे। तो आप कहेंगे सर 15 और 1 कितने हो गए? दुकानदार की दुकान से कितनी बुक गई? 16 बुक गई। कितने के चार्ज करेगा पैसे? 15 बुक के, क्योंकि एक तो फ्री दे रहा है। तो ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। अगर बाद में देखें तो उसे प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में 35% का, तो कॉस्ट प्राइस हो गया, 35% का प्रॉफिट ले लोगे तो आप क्या होगा सर 135 डिवाइडेड बाय 100। सोल्व करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आपके पास आएगी। काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे 25 से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 से ये काटूंगा तो 4 बचेगा, 4 से काटूंगा तो इसे ये 6 बचेगा, 15 से ये पूरा कट जाएगा 9, और यहाँ पे ये 2 और ये आ जाएगा 3। खत्म हो गया। एमआरपी बाय कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 3:2। कितने का प्रॉफिट एक्स्ट्रा? 1 एक्स्ट्रा मार्क कर रहे हैं 2 पे, तो 1/2 कितना होता है? 50%। ठीक। अगला सवाल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कितना सरल सवाल। कहता है कि इसकी वैल्यू बता दो भाई। चारों ऑप्शन y की फॉर्म में दे रखे हैं। मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, तो 0 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मैं कुछ भी मान सकता हूं। अब यहाँ पे x और y की फॉर्म में, यहाँ पे ऑप्शन y की फॉर्म में, तो सबसे पहली बात तो भाई x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करना है तो क्या कर दो, x को 0 कर दो सबसे पहले, क्योंकि सिंगल है, डिनोमिनेटर में कोई 0 की फॉर्म जाएगी नहीं, और साइन और कोस है तो 0 और 90 हम रखते भी हैं। अगर मैंने x को 0 कर दिया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, कोस ये 180 प्लस y बन जाएगा, तो 1 इंटू कोस 180 प्लस y है ना। आगे प्लस कोस x को 0 कर दिया, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0। तो कोस 180 प्लस y क्या होता है भाई, 180 प्लस y किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। 180 है 2 इंटू 90 की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया 90 इंटू इवन आ रहा है, तो कोस कोस रहेगा और ये आ जाएगा y। ठीक है, बेसिक से करना तो फॉर्मूला लगाते रहो हाई ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन जरूरत नहीं है इस तरह के सवालों के लिए। अगला सवाल हमारे पास देखिए, कोट स्क्वायर थीटा 1/1 माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, थीटा एक एक्यूट एंगल दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ ए छोटा है 1 से, तो हमें सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू 10 क्यूब थीटा बताना है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अरे भाई इस क्वेश्चन में मेरे पास फिर से क्या है, एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल का मान लो अपनी कुछ भी मर्जी से। अब हमें क्या दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ ए 1 से कम होना चाहिए। अब मैं थीटा का मानूंगा, ए आगे पीछे हो जाए दिक्कत करेगा, और वैसे भी डिनोमिनेटर में तो सिंपल ए को अपनी मर्जी से मान लो। क्या मैं ए को 0 कर सकता हूं? कर सकता हूं, कंडीशन सेटिस्फाई है, 1 डिवाइडेड बाय 1। कोट स्क्वायर थीटा क्या बचा 1/1, तो कोट थीटा 1 कब होता है, जब हमारे पास थीटा हो 45 डिग्री।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कंडीशन सेटिस्फाई। थीटा 45 रख दो तो sec 45 का मान क्या होता है √2, इसका मान कोसेक 45 का √2, tan 45 होता है 1, तो ये बन गया 2√2। अब a को 0 करने पे 2√2 जहां आ जाए वो आंसर, तो ये 2 आ रहा है, नहीं होगा, ये 2 की पावर 3/2। 2√2 क्या होता है, √2 को मैं 2 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 तो 2 की पावर 3/2 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। ये -8 आ रहा है, नहीं है सही, ये 4 आ रहा है, नहीं है भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। आप कैसे करोगे, आप एक ट्रायंगल बना लो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने कहा ये एंगल थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे पास, ये 1 में कोट क्या होता है। ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते थे, वरना आप कहेंगे सर ये बेस स्क्वायर है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर है, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, इन दोनों का सम कर दोगे तो वो हो जाएगा 2 - a², है ना। अब यहां पे सारी जगह आप पुट करते हुए चले जाओ और अपना आंसर निकाल लो, क्लियर, तब भी आपको आंसर मिल जाना चाहिए। या ट्रायंगल बना के करना चाहो तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये आ गया 1, ये 1 - a² और ये हो गया 2 - a², पुट करो निकाल लो। और ये स्क्वायर है साइड्स का, ठीक है, वरना आपको यहाँ पे रूट लगाना चाहिए लॉजिकली, अगर आप साइड्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अगला सवाल मेरे पास भाई कहता है एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट्स x और y से, जो कि टावर के अपोजिट साइड है, वो b² और a² है, ठीक है, इसे सही कर लेना। तो हमें बताना है अगर जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हाइट क्या होगी टावर की। सीधा डायरेक्ट करने वाला सवाल है यार, ये तो इतनी बार हमने करा रखा है विद फॉर्मूला, कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ये दे रखी है, एक टावर है, एक पॉइंट मान लो हमें दे रखा है x और एक y दे रखा है, इससे कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, दोनों टावर के अपोजिट साइड है, इससे मान लो एंगल बनेगा 90 - थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दूरी a² दे रखी है, ये दूरी b² दे रखी है, ये हमें h का मान बताना है। भाई जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हो, आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ये हाइट होती है ये किसके बराबर होती है, रूट में ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, AB। क्लियर। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से आप कहोगे सर tan थीटा क्या हो गया, h/a²। यहाँ पे कोट थीटा लगा दो, कोट 90 - थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो कोट में क्या होगा मेरे पास, tan थीटा ही हो गया, मतलब इसके tan थीटा के बराबर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है b² / h। सोल्व हो गया, h² a² b² हो गया और h हो गया AB, बेसिक से। अगला सवाल हमारे पास कहता है, मेरे पास क्या है, एक ट्रेन है जो M से निकलती है 8:20 पे और N पहुंच जाती है 3:20 पे। दूसरी ट्रेन है जो निकलती है N से 10:20 पे और यहां पे पहुंचती है 3:30 पे, ठीक है। AM PM लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से समझ जाना। हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद A और B मिलेंगे। तो यहां से A जा रहा है और यहां से B आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 8:20 12:20 तक 4 घंटे और 4 और 3 7, तो इसे लगेंगे 7 आवर्स पूरी जर्नी के लिए। इसे कितने लगेंगे, 10 से लेके 3 तो 5 घंटे लगेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जो डिस्टेंस है मेरे को नहीं पता, इनका टाइम पता है कि A को कितना घंटे लगेंगे, B को कितने घंटे लगेंगे, तो A का टाइम हमने कहा 7 और B का टाइम है 5, तो टोटल डिस्टेंस एक्सपेक्टेड मैं मान सकता हूं कि 5 और 7 ये टाइम है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 35x, ये डिस्टेंस मान लिया। डिस्टेंस इतना, टाइम इतना, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 35x / 7 दैट इज 5x, और यहाँ पे हो जाएगा ये 7x, इसको इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अब जब A चल दिया, B कब चला, उसके 2 घंटे के बाद, है ना। तो 2 घंटे में A ने कितना कवर किया होगा डिस्टेंस, आप कहेंगे सर A की स्पीड है 5x, तो 5 × 2 10x डिस्टेंस कवर हो गया। बचा कितना डिस्टेंस, टोटल था मेरे पास 35x, तो ये बचा मेरे पास 25x डिस्टेंस। कितने बजे, अब यहां से B को निकलना है, यहां पे A है,
टाइम हो रहा है 10:20। तो कंबाइंड स्पीड 5x प्लस 7x दैट इज 12x। डिस्टेंस कितना कवर करना है 25x। टाइम कितना लगेगा 25x डिवाइडेड बाई 12x। तो यहाँ पे कट जाएगा ये x से x, समझाने के लिए लिखा था x, वैसे हम x से पढ़ते नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 घंटे, तो पूरा जा रहा है। फिर 1/12 बचा, तो 1/12 के लिए मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 1/12 इंटू 60। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 मिनट यहाँ से। तो 2 घंटे 5 मिनट और लगेंगी 10:20 के बाद। तो 2 घंटे और 5 मिनट और जोड़ लो, तो 12:25 हो गई। 12:25 यहाँ पे है, क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी तरीके का एक और सवाल है, ये खुद से करिएगा, होमवर्क में है, मैं नहीं करा रहा हूं। और एक और सवाल देख लेते हैं भाई। ये सवाल क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है, लीनियर, और कुछ नहीं है। कहता है कि 12 पेन, पेन की कीमत को मैं मान लेता हूं A, और 7 पेंसिल तो 7B, इसकी कीमत है 285। अगर पेन की कीमत को घटा दो 6 से तो A-6, और अगर पेंसिल की कीमत को घटा दो 5 से तो B-5। तो उस केस में 11 पेन और 3 पेंसिल, इनकी कीमत कितनी हो जाती है 118। तो आपको बताना है ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी 2 पेन और पेंसिल की। तो 2A प्लस B का मान आपको बताना है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इस तरह के बहुत सवाल आए थे, जिसमें सबसे मुश्किल सवाल ये था क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन लग रही थी। बाकी सारे सवालों में कुछ भी नहीं था और बहुत ज्यादा आसान थे। अच्छा, सोल्व करेंगे तो क्या होगा आप देखो, ये 11A एज इट इज आ गया, 66 माइनस का यहाँ पे, अच्छा एक इंक्रीज हुई थी 5 से यहाँ पे ना, तो 66 प्लस 15 माइनस का 51, जो उधर जाके जुड़ जाएगा। 51 इसमें जोड़ देंगे तो 9 और 169, और ये आ जाएगा प्लस 3B। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से A और B का मान निकालना है मेरे को। तो 11 और 12 तो बड़े ज्यादा हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 7 से। तो ये B वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। अब ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा दूंगा, तो मेरे पास 77 माइनस 36 करूंगा तो 41 बचेगा। 41A किसके बराबर होगा यहाँ पे। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, 9 7 6 कैरी फॉरवर्ड, 16 7 112 और 118, माइनस में 285 है, (41) से ए का मान डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा, 8 टाइम्स कट रहा है। ए अगर 8 आ गया तो 12 8 जा, या यहाँ पे पुट कर दो, ए को अगर 8 रखा 88, इसमें घटा दिया तो 81 बचेगा। 3B के बराबर, तो B का आ गया 27। 27 प्लस 8 A प्लस B हो गया 35, इंटू में 270, ये आंसर होगा। तो बस थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप दिस क्लास इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। बाकी कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, सीडीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो, तो आरबी के ऑफिसर बैच से आप अपनी कंप्लीट तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न सिमिलर रहता है। स्पेसिफिक एग्जाम की अलग से मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। जैसे कि अभी रेलवे के जो बच्चे पढ़े हुए होंगे हमसे एसएससी के लिए, तो रेलवे के सारे क्वेश्चन सुनाते होंगे, उन्हें एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाती है। अगर आपको लगता है खाली मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग करना है, तो द्रोणाचार्य बैच भी है, वरना ऑफिसर बैच इज बेस्ट, बिकॉज इसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक्स मिल जाएंगे आपको सारे, जो हम एसएससी के लिए तो प्रोवाइड करते हैं टीयर 1 टीयर 2 के, और टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी
जो आप सीख रहे हो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पाए, पीवाईक्यू टेस्ट और अलग से टेस्ट। उसके अलावा कई बार हम जैसे अभी आईबी के टेस्ट बनाए थे तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए थे। तो वो सारी चीजें आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाती हैं, तो बार बार आपको पे नहीं करना पड़ता, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। बाकी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर CBT 2। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।